नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई विभागों में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पहले ही महिलाओं के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। इसी क्रम में आज सीएम ने सहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बातचीत भी की। इस दौरान सीएम ने महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिहाज से 40,000 समूहों को रिवॉल्विंग फंड और 2,606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी किया है। सीएम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सौगात स्वरूप दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? तीसरा चरण है मिशन शक्ति का। बिल्कुल पूजा, देखिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है और लगातार उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़ी हैं, उनको पूरी तरीके से मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का, वो यही है कि महिलाएं सशक्त हो। इसके अलावा जो महिला थाने हैं उत्तर प्रदेश में, उनको ऑनलाइन किया जाए, उनके माध्यम से उनकी तमाम जो शिकायतें हैं वो ऑनलाइन की जाए। इसके अलावा जो गरीब कन्याएं हैं, उनके विवाह के लिए प्रोविजनल फंड का व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और अभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार उन महिलाओं से बात कर रही हैं जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के समूह चलाती हैं, ताकि ये पूरे देश की महिलाओं के लिए नजीर बने और महिलाएं कम से कम अपने जो स्वयं सहायता समूह है उनके माध्यम से रोजगार में आगे आए और रोजगार का बढ़ावा देकर एक अपनी भूमिका देश के विकास में, प्रदेश के विकास में सुनिश्चित करे। पूजा, बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखे। तो मिशन शक्ति का तीसरे चरण में कई महिलाओं को सौगात, और इस बार बात महिला स्वयं सहायता समूहों से, ताकि वो सशक्त हो सकें और स्वावलंबी भी। दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक के बाद एक सवाल कि क्या आशीर्वाद यात्रा से निकलेगा सत्ता का रास्ता? जी हां, 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी सांसदों की आला कमान के साथ दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें यूपी चुनाव कैसे जीतना है, विपक्ष को कैसे जवाब देना है, जैसे तमाम विषयों पर मंथन हुआ है। लेकिन विपक्ष के अलावा बीजेपी के लिए कई और चुनौतियां भी है।
भाजपा हाईकमान ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी के सांसदों को सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देते हुए जनता के बीच जाने का मंत्र दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। जेपी नड्डा ने सभी 40 नए केंद्रीय मंत्रियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए कहा है। ठीक इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के 7 नए केंद्रीय मंत्रियों को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए हैं और ये सभी सांसद स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद 16, 17 और 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालना शुरू कर देंगे। इस यात्रा को कम से कम 300 किलोमीटर तक निकाला जाएगा। दूरी ज्यादा है क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य भी इस बार बड़ा है। बीजेपी ने इस बार लक्ष्य 400 सीटों को फतेह करने का रखा है। बीजेपी की इस बैठक में सांसदों को योगी सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट भी भेंट की गई। सांसदों को योगी सरकार के 52 महीने के कार्यकाल पर तैयार इरादे ने काम अनेक नाम की बुकलेट भी दी गई है, जिसके जरिए योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भुनाया जाएगा। बुकलेट में पहले पेज पर भगवान राम की तस्वीर है, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इस बुकलेट के पहले पेज पर लगी तस्वीर से एक बात और स्पष्ट हो गई कि बीजेपी इस चुनाव में एक बार फिर राम भरोसे ही नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव से पहले विकास के मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरणों को तवज्जो दी जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों का टारगेट जातीय समीकरण तैयार करना है। जहां बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए प्रदेश में गोष्ठियां कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की जुगत में है। अखिलेश यादव 5 अगस्त से मंगल पांडे की धरती बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका मकसद ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद है। बीजेपी तो शुरू से ही इसी राह पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल किए जाने से समझा जा सकता है कि बीजेपी लगातार रणनीतियों की सियासी जाल को बिछा रही है। बीजेपी 2017 को दोहराना चाहती है, लेकिन विपक्ष के तेवरों ने दिखा दिया है कि ये राह उतनी आसान नहीं है और ये बता दिया है कि सत्ता तक अगर जाना है तो समझ लीजिए कि आग का दरिया है जिसे पार पाना मुश्किल है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सीधे सीएम हाउस का रुख करेंगे, जहां पर वर्चुअली संवाद चल रहा है सीएम का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से। का भी कार्य किया जा सकता है, जो गांव-गांव में घर घर से जो है, अगर आप अपने स्वयंसेवी समूह को प्रेरित करेंगी और प्रशासन से मैं कहूंगा कि वे लोग इस बात को देखेंगे कि बिजली के बिल ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम जमा हो पाते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति जिसको विद्युत का कनेक्शन मिला हुआ है, अगर वे सभी लोग विद्युत के बिल भी जमा करेंगे तो एक बिल में आपको 12 से लेके 20 रुपए जमा करने के ही आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो उतना पैसा आपको मिलेगा तो अतिरिक्त आय हो जाएगी आपके जो हैं, जो स्वयंसेवी समूह है उसका। तो आप कार्य करेंगे, सभी लोग कार्य करेंगे, आप लोग? जी सर, करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आपको ये विधवा पेंशन मिल रहा है, निराश्रित महिला पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सर, मिल रहा है। प्राप्त हो गया है? जी ठीक है, अच्छा काम करिए। कोई समस्या होगी तो स्थानीय प्रशासन को आप अवगत कराइए, ठीक है ना? मेरी एक समस्या है। हाँ, बताइए। सर, मेरे घर के आगे जो रास्ता है वो रास्ता बना हुआ नहीं। ठीक है, उसको ही बनवाएंगे। जी, राशन लाने में उसमें मुझे बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इसको प्रशासन नोट करें, वहां पे जिला प्रशासन इसको नोट करें, उस रास्ते को बनाने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करें। ठीक है।
तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। स्वयं सहायता समूह की तमाम महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं और महिला शक्ति का कहीं न कहीं महिला शक्ति अभियान का ये तीसरा चरण है, जिसमें कई सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई हैं। हड़ताल पर डटे एम्बुलेंस कर्मचारियों पर सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। एस्मा के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। हड़ताल के बाद 130 और कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को काम पर वापस आने का गुरुवार शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। दोबारा दोहरा रहे, अल्टीमेटम दिया गया था, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि गुजरे 4 दिनों से एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं, 2 निजी कंपनियों के बीच में पिस रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाने का हक किसी का नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं, मरीजों की सेवा में जो भी बाधा बनेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मेरे ख्याल में जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो देखिए पूजा, हम इस वक्त इको गार्डन में खड़े हैं, जहां पर एम्बुलेंस चालक यहां पर भारी संख्या में यहां पर खड़े हुए हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और एम्बुलेंस चालकों में सहमत का जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। सरकार साम दाम दंड भेद सब प्रयास कर रही है कि इसी प्रकार से एम्बुलेंस चालक अपने काम पर वापस लौटे और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों को परेशानी हो रही वो कहीं न कहीं परेशानी दूर हो। जिस तरीके से एम्बुलेंस चालक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं उनसे सीधा सवाल ये पूछिए कि सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है, जिंदगियों का सवाल है मरीजों की, उसके बावजूद धरना खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से आपको अल्टीमेटम दिया गया है, मरीजों का सवाल है। ऐसे में आप लोग धरना कब तक खत्म करेंगे और क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। और प्रदेश अध्यक्ष हमारे हनुमान पांडे जी को आज हम लोग देख नहीं पाए हैं कहाँ पे हैं। जब तक उनका कोई आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं लेंगे आश्वासन। जब तक उनका आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग ये धरना अनिश्चित काल तक करते रहेंगे। नहीं, सरकार से आपकी मांग है और बीच में जो मरीज हैं वो कहीं न कहीं परेशान हो रहे, वो उनके लिए कहीं मानवता भी कोई चीज होती है। इसके पहले हम लोग मानवता कर रहे थे, हर जिले में हड़ताल होते हुए भी हर जिले में 10 एम्बुलेंस से हम लोग सेवा दे रहे थे। लेकिन सरकार, इमरजेंसी सेवा हमारी चल रही थी, लेकिन सरकार हमारे ऊपर साम दाम दंड भेद लगा के तमाम तरह के मुकदमे लगा के हमको जिस तरह से परेशान कर रही है, हमारी मांगे नहीं मान रही है। सरकार को तो हमारे समस्या का हल निकाल के हमको अपने आप ड्यूटी पे भेजना चाहिए, लेकिन कंपनी के खिलाफ सरकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से वार्ता हो रही थी, क्या बात हुई? कुछ माना? जी, अभी बताया गया है हमारे अध्यक्ष जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। जब भी वो आएंगे तभी हम बता पाएंगे क्या निर्णय लिया जाएगा। और हम सेवा अभी भी दे रहे हैं इमरजेंसी। ठीक है अनूप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे तमाम वो एम्बुलेंस कर्मी जिनकी सीधे तौर पर मांग है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, फिर चाहे जितने भी हथकंडे अपना लिए जाए। तो वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 को फतेह करने के लिए सपा 5 अगस्त को साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा से सपा सभी जातियों को साधने का काम करेगी और आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करने वाली है। और कौन सी जाति मेन फोकस में रहने वाली है वो भी समझ लीजिए इस साइकिल रैली के जरिए, वो है ब्राह्मण जाति। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बताया है कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय दिलाने के लिहाज से साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। समाजवादी पार्टी सारे जात धर्म के लोगों को जोड़ के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हुए विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है। इस यात्रा में जो जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ आने की मंशा रखते हैं या जिन जिन को लोगों को जगाने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाने की जरूरत है, उनके साथ समाजवादी पार्टी संवाद बना रही है अलग अलग तरीके से, और ये लगातार जारी रहेगा।
तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने एमबीबीएस और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण प्रावधान किए जाने पर केंद्र सरकार के फैसले पर निशाना साधा। ट्वीट करते हुए कहा कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया और यूजी पीजी सीटों में ओबीसी कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ही ले लेती तो अब तक इसका काफी लाभ हो सकता था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है जो कि राजनीतिक प्रतीत होता है। तो मायावती का ये ट्वीट है और जिसमें उन्होंने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। प्रदेश कांग्रेस की समितियों की बैठकों का सिलसिला चालू हो गया है। चुनाव घोषणा पत्र समिति की पहली ऑनलाइन बैठक गुरुवार को हुई थी, जिसमें 13 जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। शुक्रवार को पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा भी हुई, जिसमें सभी प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैठक में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक हरीश धामी के साथ ही पार्टी के बड़े और आलाकमान नेता भी मौजूद रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धनंजय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, निश्चित तौर पर हम इस समय कांग्रेस भवन में, और कांग्रेस भवन में अब से कुछ देर पहले जो चुनाव समिति की बैठक हुई और हरीश रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की है, क्योंकि अब आगामी जो विधानसभा चुनाव होने इसको लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई गई और तमाम जो नेता थे अभी हमने उनसे बात की है। पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनसे हमने भी बात की है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पूरी बैठक में कहा गया है कि जो जिलेवार है पूरे 70 विधानसभाओं में तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो वहां पर जाएं और वहां पर जाकर लोगों को समझाएं कि कांग्रेस कार्यकाल में काफी बेहतर है। क्योंकि देखिए, चुनावी माहौल ऐसे बीजेपी एक बार अपनी बैठक कर चुकी है, 3 दिन से लगातार बीजेपी की बैठक चल रही है और कांग्रेस ने भी, क्योंकि अब नए अध्यक्ष मिले हैं गणेश गोदियाल, उसके बाद पहली यहाँ पर बैठक हुई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्योंकि चुनावी माहौल है तो ऐसे में लाजमी है कि जो बैठक है बैठकों का दौर होना तय है। जी, बहुत शुक्रिया धनंजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो धनंजय को सुन रहे थे आप, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि चुनावी माहौल है और उस माहौल को धार देने के लिए कांग्रेस भी अब तेजी से बैठकों का दौर अपना रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूपी बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट का इंतजार करीबन 53 लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बोर्ड की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी करने को लेकर कोई आधिकारिक फिलहाल सूचना नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से रिजल्ट 2 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड स्टूडेंट के लिए रोल नंबर चेक करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, अब रिजल्ट आना बाकी है। और सबसे बड़ी और अहम बात क्या रहने वाली है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो लखनऊ से जारी होगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इटावा में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की अगुवाई में इटावा बरेली राजमार्ग पर ओवरब्रिज के नीचे की सड़क और सर्विस रोड में हो रहे गड्ढे के पानी में धान की रोपाई की गई। यह अनोखा प्रदर्शन था। कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर धान की रोपाई, देखिए सड़क पर किस तरीके से गड्ढे थे और उन गड्ढों में भरे पानी में धान की रोपाई करते हुए अनोखा प्रदर्शन इटावा में किया गया है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई है। इसके जरिए बाबा साहेब के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए जाएंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।